हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट फॉर एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल जो 2022-23 में होने वाला है, उसके लिए हम जो पॉलिटी में जो टॉपिक्स होते हैं वो आर्टिकल्स से आते हैं। पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो एसएससी सीएचएस में ज़्यादातर आर्टिकल्स आते हैं, ज़्यादातर अमेंडमेंट आते हैं। तो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द स्लाइड। ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आपने अपने ज्ञान में पूंजी लगाते हो, अपने ज्ञान में आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आपको उसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17। ये क्वेश्चन बार बार घूम कर आता रहता है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीएचएल हो, या जो यूपी ट्रिपल का एग्जाम होता है पेट का, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। आर्टिकल 17 बैंड अनटचेबिलिटी। इस आर्टिकल के तहत जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे बहुत सारे अजीब और गरीब टाइटल रखा करते थे, जैसे महाराजा धीरजा पधार रहे हैं। कोई एक नाम है, जैसे ले लेता हूँ मैं ललित, तो महाराज धीरजा महामत्ता ललित पधार रहे हैं। तो ऐसे अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगा करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि कुछ अभी तो कुछ नाम है, जैसे कर्नल जैसे होता है, कुछ नाम को लगाते, लेजेंड लगा देते हैं। तो लेजेंड क्यों कहा गया उस व्यक्ति को? क्योंकि अपने दम पर उसने कुछ किया है। ठीक है, फालतू में नहीं लगाया उसके नाम के आगे लेजेंड। उसने कुछ किया अपने बलबूते पर, तभी इसको एक उपाधि के तौर पर मिला है लेजेंड। जैसे डॉक्टर लगा देते हैं, पीएचडी कर लेते हैं जो लोग, है ना, तो डॉक्टर उसने अपने बलबूते पर लिया है। ठीक है, उसने फालतू में नहीं लिया, जैसे पहले लोग ले लेते हैं, है ना। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, आता शायद एसएससी सीएचएसएल में। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके साथ भेदभाव नहीं होगा। आप सोचेंगे कि सर रिजर्वेशन की बात में जो रिजर्वेशन है वो भेदभाव ही तो है। देखिए, वो भेदभाव नहीं है। जैसे आपको दौड़ाया जाए और एक बाइक वाले को दौड़ाया जाए, कौन जीतेगा? आपको तो जीतने के चांस नहीं है, कौन जीतेगा? बाइक वाला। लेकिन आपको अगर साइकिल दे दी जाए तो आप थोड़ा बहुत उसके साथ कंपेयर कर सकती हो। ठीक है, तो पीछे पीछे जब छुआछूत चलता था, अनटचेबिलिटी चलता था, तब जो लोग पीछे रह गए थे उनको सेम लेवल में लाने के लिए, उन लोगों को सेम लेवल में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, अब वो अलग मुद्दा है कि आज के ज़माने पर पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है वो। ठीक है, तो रिजर्वेशन कोई गलत बात नहीं है, गलत बात वो बना दी गई है। ठीक है, चुनावी मुद्दा हो गया है वो, उसके बारे में डिबेट और कभी करेंगे। तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 21A फिर से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसे अगले दिन ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। जैसे जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बताना पड़ेगा कि हमने आपको क्यों अरेस्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि अरेस्ट कर लिया और डाल दिया जेल में। उसको 24 घंटे के अंदर उसको 24 घंटे से अंदर एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाना पड़ेगा। वो डिसाइड करेगा कि इसका आप क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ले गई जेल में और फिर रखा है इसको 3-4 दिन तक, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी इससे। तो अरेस्ट के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, ऐसे नहीं कर सकते किसी को अरेस्ट। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। 15 साल से नीचे के जो अच्छे बच्चे हैं उनको हजार्डस फैक्ट्री वगैरह में उनमें रोक है उन पर। ठीक है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन डेंजरस एरियाज। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वाइड। अब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, उसने लॉ बना दिया कि हमारे पास तो पूरी पावर है, हम किसी की भी जान ले सकते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे लॉ को जो सुप्रीम कोर्ट है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हटा सकती है। इस तरह के लॉस को जो संविधान के अगेंस्ट जाते हैं, संविधान के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है, या हम बोल रहे हैं तो थोड़ी अलग भाषा में बोले तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर।
और ये बात किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 143, ठीक है। आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट जी सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकते हैं कि अब हम कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसके ऊपर, ठीक है, कि कैसे काम करना है उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 108, कोई लॉ बनता है तो क्या होता है? पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर कोई बिल है वो राज्यसभा में फंस गया, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में फंस गया वो, ठीक है, तो फिर क्या बुलाया जाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। देखो पहले हमको एक बात समझाता हूँ। जो बिल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बार मैं एक थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। जो लॉ होता है, लॉ बनने से पहले वो बिल होता है, यानी जिस चीज़ को लॉ बनाना है उसको एक पेपर पर लिखेंगे। हमें एक लॉ बनाना है कि आज से ब्लैक टी शर्ट वाले सर नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कोई लॉ बनाना है कि ब्लैक टी शर्ट वाले सर नहीं पढ़ाएंगे आज से, ठीक है। तो हमने इस पेपर लिया, पेपर पर लिख दिया ब्लैक टी शर्ट वाले सर नहीं पढ़ाएंगे, पेपर पर लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बिल। अब इस बिल को पास करेंगे लोकसभा में, मेजोरिटी मिलेगी वहाँ पे, है ना। फिर पास हो जाएगा वहाँ पर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में ले जाएंगे, फिर वहाँ पे पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास ले जाएंगे, है ना। तो एक कोई बिल है, बिल दो तरह के होते हैं। फिर एक होता है मनी बिल और एक होता है मनी बिल और एक होता है नॉन मनी बिल। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल जिसमें पैसे की बात हो, और नॉन मनी बिल जिसमें पैसे की बात ना हो, ठीक है। नॉन मनी बिल जिसमें पैसे की बात ना हो। देखिए पैसा कौन देता है? हम देते हैं टैक्स के रूप में, टैक्स देते हैं हम। टैक्स कहाँ पे आता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट मतलब हमने जो जिनको चुना है, MP MLA, तो हमारा पैसा कहाँ पर होना चाहिए? हमारे MLA MP के पास होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उनको चूज किया है, ठीक है। तो नॉन मनी बिल अगर पास होता है लोकसभा में तो पास हो गया। मनी बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। पहले मनी बिल की बात कर रहे हैं हम। मनी बिल लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर पास नहीं हुआ तो राज्यसभा की एक औकात नहीं है कि वो मनी बिल को रोक सके। क्या कह रहा हूँ मैं? राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल को वो रोक नहीं सकती, मनी बिल को पास करना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो उसको वो मना कर सकती है कि हम नहीं पास करेंगे इसको। मनी बिल को मना नहीं कर सकती कि हम पास नहीं करेंगे इसको। नॉन मनी बिल को मना कर सकती है वो, ठीक है। नॉन मनी बिल को मना नहीं कर सकती, नॉन मनी बिल को मना कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई लॉ है वो पास होने गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, फिर वो, ठीक है। नॉन मनी बिल तो पास हो जाएगा राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो वो लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा ने मना कर दी कि हम नॉन मनी बिल को जो लॉ है उसको हम पास नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या होता है? फिर एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है कि लोकसभा आप भी आइए, राज्यसभा आप भी आइए। मतलब रोज लोकसभा कोई एक इंसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इंसान होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर्स आप आइए, राज्यसभा के मेंबर्स सारे आप आए, और आप आपस में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर जो डिस्कशन होता है तो जो भी फेवर निकलता है वो लोकसभा के फेवर में आता है। समझ रहे हो? मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हमेशा लोकसभा के फेवर में लिया जाएगा। लोकसभा के जो मेंबर बोलेंगे वही डिसीजन मान्य होगा, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर्स बोलेंगे वही डिसीजन मान्य होगा, क्योंकि हमारे लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमने उनको वोट दिया है, चुना है उनको, ठीक है। और पैसा भी उनका होता है। लोकसभा में हमारे MP MLA भी बैठते हैं, और राज्यसभा में तो स्टेट से आते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो थोड़ा बेसिक आपका कमजोर है, पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। वैसे मैं बेसिक बता के चल रहा हूँ। तो राज्यसभा में कौन बैठते हैं? हमारे स्टेट से आते हैं MLA, तो ठीक है, चुन के। और लोकसभा में हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ठीक है, MP। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से बात करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 52 किससे बात करता है? प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 153 गवर्नर से, ठीक है। और आर्टिकल 352 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। आर्टिकल 350 किससे बात करता है? नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी यानी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है, ठीक है। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगा देता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन खराब होती है देश में, ठीक है।
तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी बात करता है, और आर्टिकल 356 ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी को ही प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। यदि कोई, अब इनमें डिफरेंस क्या है सर नेशनल और स्टेट इमरजेंसी में? देखिए, यदि कोई देश में कोई व्यवस्था खराब हो रही है, कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जो बहुत ही हालत ख़राब होते आ रहे हैं देश के, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी लगती है और सारी पावर स्टेट के पास नहीं रहती, सारी पावर चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, यदि कोई स्टेट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो गवर्नर जो होता है हर स्टेट का, वो प्रेसिडेंट से कहता है कि साहब, गवर्नर कहता है प्रेसिडेंट से, साहब जो हमारा स्टेट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो थोड़ा करप्शनपन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा करप्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलेगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस स्टेट में क्या लगा देंगे, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है, ठीक है। गवर्नर ने प्रेसिडेंट कही, गवर्नर ने प्रेसिडेंट से कही कि हमारा जो स्टेट है उसमें जो काम धाम है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। कौन, प्रेसिडेंट जी, किसमें, स्टेट में, ठीक है। आर्टिकल 243A वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352, 356, 243A ये किससे बात करता है, ग्राम सभा से, ठीक है। ग्राम सभा मतलब विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग को क्या कहते हैं, मीटिंग को कहते हैं ग्राम सभा। मीटिंग को क्या कहते हैं, ग्राम सभा, ठीक है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे सारी, मैं पॉलिटी का चैप्टर करा रहा हूँ मैं सारे क्लास 11 के, तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर इनके बारे में जानना हो डिटेल में SSC CHSL के लिए, UPSC के लिए, हाँ UPSC के लिए भी, तो वो हमारी प्ले लिस्ट पर चेक कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ पार्ट 3। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट से। इंपॉर्टेंट पार्ट 3 किस बात करता है, फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 किस बात करता है, एक मिनट, पार्ट 4 किस बात करता है, पार्ट 4 का बात करता है DPSP से, ठीक है। किस बात करता है, DPSP से, ठीक है। तो हमारे जो संविधान है उसमें 22 पार्ट्स हैं, और 22 का में से तीसरा जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट से बात करता है, ठीक है। पार्ट 4 किस बात करता है, DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी DPSP की। आर्टिकल 51A ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे बात करती है, 51A से, ठीक है। आर्टिकल 24(1) ये बात करता है ECI से। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 किससे बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पार्ट 9 किससे बात करता है, पंचायत से। 22 पार्ट्स हैं। थर्ड किससे बात करता है, थर्ड बात करता है फंडामेंटल राइट से। 9 किससे बात करता है, पंचायती राज से। और 9A किससे बात करता है, 9A बात करता है म्यूनसिपालिटी से। म्यूनसिपालिटी मतलब अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और ये पंचायती राज, पंचायत इस रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 52 सेकंड अमेंडमेंट आया था, जो 52वां संशोधन आया था संविधान में, उसके तहत तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ठीक है। पहले किसी एक आदमी ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, वो जीत गया, फिर उसके जो फिर वो बनेगी कमेटी बनेगी, कैबिनेट बनेगा उसका, है ना। किसी को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने उनको कोई मिनिस्टर नहीं बनाया तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी में चला जाएगा उस पार्टी को छोड़ के। लेकिन लोगों ने तो BJP को वोट दिया था उस व्यक्ति में, क्योंकि वो BJP से खड़ा हुआ था व्यक्ति। जो एक व्यक्ति है वो BJP खड़ा हुआ, BJP से खड़ा हुआ है ना। लोगों ने उसको वोट दिया क्योंकि वो BJP से खड़ा हुआ था, है ना। फिर वो करता है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो। इसमें क्या हुआ, लोगों की जो भावनाएं थी वो आहत हो गई, है ना, क्योंकि उन्होंने तो BJP को वोट दिया था, लेकिन अब वो चले आया कांग्रेस में। तो ऐसा ना हो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। 42nd अमेंडमेंट किससे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में संविधान का बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई थी। और कब आया था, ये आया था 1976 में। क्या कब आया था, ये आया था 1976 में। 1976 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी बात करता है। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से बात करता है।
देखिए पहले संविधान में वो नहीं थी हमारी, रूरल लोकल बॉडी नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट नहीं थी हमारे संविधान में, ये बाद में आई हैं। कब आई हैं? 1993 में आई हैं दोनों बॉडी। यानी जो हम देखते हैं ना म्यूनसिपालिटी होती है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, ये पहले नहीं थी संविधान में, ये 1993 में आई हैं। 1993 में दो संशोधन आए, 74th अमेंडमेंट आया, 73rd अमेंडमेंट आया। 74th अमेंडमेंट के जरिए म्यूनसिपालिटी को डाला गया और 73rd अमेंडमेंट के जरिए पंचायती राज को डाला गया। ठीक है, पंचायती राज रूरल लोकल बॉडी होती है जैसे ग्राम पंचायत, और म्यूनसिपालिटी 3 टाइप की होती है, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो बता दिया मैंने क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, सारी वीडियो देखनी है, डिटेल में बताई मैंने, इजी लैंग्वेज में बताया आपको। ठीक है, अपने नोट्स से जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है सारी एनसीईआरटी लाइन्स है उसमें, तो वो आप चेक कर सकती हो। तो यहाँ पे हमारा जो आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको और इससे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।